नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त अरवल से आ रही है, जहां पर कपड़ा कारोबारी से 3 लाख रुपए की लूट की गई है। कपड़ा कारोबारी से 3 लाख रुपए लूटे गए हैं। लूट के दौरान अपराधियों ने कारोबारी के साथ मारपीट की है। टाउन थाना क्षेत्र के बैदराबाद बस स्टैंड के पास इस लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए लूटे गए हैं कपड़ा कारोबारी से। अरवल से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। कपड़ा कारोबारी से 3 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने इस दौरान कारोबारी के साथ जमकर मारपीट भी की है। अगली बड़ी खबर सीवान से है, जहां पर एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते किराना दुकान जलकर खाक हो गया। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। किराना दुकान में ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते दुकान जो है वो जलकर खाक हो जाती है। लाखों की संपत्ति का नुकसान का आकलन इस वक्त किया जाता हुआ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। घटना नगर थाना क्षेत्र के थाना रोड की है। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद 4 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकान में रखे लाखों के सामान पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुके थे। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट फिलहाल आशंका के तौर पर जाहिर की जा रही है। रात 3 बजे हम लोग को नगर थाना के पास से हम लोग सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई है। और तब हम लोग दुकान पर आए और स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद 2 से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान लगभग पूरा जल चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। लाखों की संपत्ति का नुकसान। खबर पटना से, जहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे एक शख्स को कार ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार में तोड़फोड़ की गई। घटना रामकृष्ण नगर थाना के राम लखन पथ की है। मॉर्निंग वॉक के लिए युवक निकला हुआ था, जिस दौरान सड़क हादसे में इसकी जान चली जाती है। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये जबरदस्त हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, ये वही कार जिससे यह हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की कार में, और देखिए इस वक्त थाने की पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। लोगों के आक्रोश को शांत कराने की कोशिश जारी। पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों में खुशी की लहर है और उनके रिश्तेदारों के साथ समर्थक बेहद उत्साहित हैं। जीत का जश्न जरूरी है, जीत की खुशी मनाना भी वाजिब है, लेकिन मुंगेर की ये तस्वीर सवाल पैदा करती है। पंचायत चुनाव में जीत मां को मिली है, लेकिन जीत की सनक जो है वो बेटे के सिर सवार हो गई है। देखिए आपके सामने तस्वीर है, ये वायरल वीडियो, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। मां की जीत पंचायत चुनाव में होती है। बेटा खुशी के मारे देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। बंदूक लेकर वो अपने घर की छत पर जा चढ़ा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुंगेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला तारापुर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत का विराट चौधरी है। इस बार भी विराट की मां किरण देवी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है और इसी जीत को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए फायरिंग करता हुआ बेटा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन सवाल यही कि जीत को जाहिर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? बताया जा रहा है कि किरण चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के चचेरे भाई की पत्नी है। लाइसेंसी बंदूक से 6 बार फायरिंग की गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर दानापुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 4 हथियार, 11 कारतूस और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है। बताया ये जा रहा है कि दानापुर थाना इलाके के आसपास के क्षेत्र में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई।
एएसपी ने बताया कि रूपसपुर पुलिस ने पहले भी 4 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया था और उन्हीं की निशानदेही पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसी को सफलता जो मिली है उसमें 7 लड़के जो कि चेन स्नैचिंग का ग्रुप है, मोबाइल स्नैचिंग का ग्रुप है, ये लोग वो अरेस्ट हुए हैं। इनके साथ साथ पोजेशन से इनके 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 4 कंट्री मेड वेपन बरामद हुए हैं और एक जो चेन जो ये लोग कुछ दिन पूर्व चुराए थे, छीने थे, वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ दुकानों में भी, सुनारी दुकानों में भी छापेमारी की बात आई थी सर। इनका जो ग्रुप है उसमें कुछ सुनार दुकानदार का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। वो लोग छीना हुआ जो सामान है वो वहाँ पे बेचते थे उस सुनार की दुकानों पे और उसको आगे वो खपाते थे, तो उनका भी रोल का जांच चल रही है और जल्दी वो भी हिरासत में होंगे। बांका के एक वार्ड उम्मीदवार के समर्थकों के संग पार्टी करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने वार्ड उम्मीदवार सहित 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि रैनिया जोगडीहा पंचायत के वार्ड उम्मीदवार पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए समर्थकों के साथ अपने घर पर मछली और चावल की दावत दे रहे थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार सरकार अब राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करेगी। नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लंबे वक्त तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई। इसके लिए राज्य की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन सभी बातें बेनतीजा रहीं। उन्होंने कहा कि किसी चीज की मांग करने की भी एक सीमा होती है और अब विशेष दर्जे की जगह हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। ये वीडियो 17 मार्च 2013 का है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था। ये मांग लगातार जेडीयू की तरफ से उठाया जाता रहा, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। लिहाजा विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नरम जेडीयू अब केंद्र से विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहा है, जैसा कि बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। दिल्ली में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी साफ साफ संकेत दिए हैं कि बिहार अब विशेष राज्य नहीं बल्कि विशेष पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। सवाल है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो अब तो जो पैकेज की बात है, फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, तो आर्थिक पैकेज की बात हो रही है। आपको पता है ना कि बता दिए ना ललन बाबू कि भाई अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसके बाद किसी को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं है। विशेष सहायता के ऊपर आप लोग देखिए, अभी तो बताया ना आपको कि भाई विशेष सहायता भी समझिए कि जिन जिन मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, तो स्वाभाविक हम आने के लिए तो चाहिए ना। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन अब फाइनेंस कमीशन ने साफ कर दिया है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष पैकेज देकर दिक्कतों को दूर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि क्या होता है विशेष राज्य। बिहार में ये मांग क्यों की जा रही है? संविधान में विशेष दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक आर्थिक आधार पर यह दर्जा दिया जाता है।
राज्य का भौगोलिक आधार भी मायने रखता है। मकसद है पिछड़ापन, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आधार पर विशेष दर्जा दिया जाना तय किया गया है और केंद्र सरकार अपने विवेक से विशेष राज्य का दर्जा देती है। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है उनका पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर अब देखिए सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्य सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में बिहार है और बिहार के उसके हिस्से को उसे दिया जा रहा है। आरंभ से ये मानना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की बीजेपी जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते, राजनीतिक उससे लाभ मिले, इस चलते इस मुद्दे को उठाते थे। आखिर क्यों? केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, फिर क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है आपकी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कहते रहे हैं कि डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आखिर कब तक आप पिछलग्गू बने रहिएगा? अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप छोड़िए उनका साथ। बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए दिया 1,25,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपया का बकाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी विशेष नजर बिहार के ऊपर है। बिहार की जो आवश्यकता होगी, जो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, वो सब मैं पूरा करूंगा। और प्रधानमंत्री जी विशेष योजनाओं के माध्यम से बिहार को ये काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। रघुवर दास ने पिछड़ी जातियों के सर्वेक्षण के लिए पिछली सरकार द्वारा लिखे पत्र को हेमंत सरकार पर रोकने का आरोप लगाया है। वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड का जिक्र नहीं होने पर आदिवासी समाज में भी इसे लेकर आक्रोश है। जातीय जनगणना की मांग पर झारखंड में सियासत गर्म है। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला और जातीय जनगणना की मांग की, जिस पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है, इसके सर्वेक्षण के लिए सभी उपायुक्त को पत्र जारी किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे रोक क्यों दिया? बीजेपी के सरकार में जो पत्र जारी हुए थे, उन संदर्भ में बताना चाहिए कि सर्वेक्षण का काम इन्होंने सरकार बनने के साथ ही क्यों रोक दिया। अगर पिछड़ों के इतने ही तहसील है तो 2014 और 2019 का परिपत्र पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हमारे राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है। ऑलरेडी पत्र जारी है, आपको गृह मंत्रालय पास जाने की जरूरत ही नहीं। रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है रघुवर दास ने ही पिछड़ों के सर्वेक्षण को बंद करा दिया था। वहीं जेएमएम का कहना है कि जनगणना केंद्र का काम है, राज्य सरकार जातीय जनगणना करा भी लेती है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में पत्र का कोई औचित्य नहीं है। जातीय जनगणना के विषय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का निर्णय टाल मटोल का रहा है। रघुवर दास जी के समय एक पत्र प्रेषित हुआ था, लेकिन 5 जिलों में थोड़ी थोड़ी जातीय जनगणना की सुगबुगाहट हुई थी। उसके बाद अचानक रघुवर दास जी के आदेश पे पुनः उसको बंद कर दिया गया। चिट्ठी है तो इस चिट्ठी पर अब केंद्र सरकार ही सहमत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास में यह अधिकार नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल जो पॉपुलेशन का होता है वो केंद्र सरकार के गृह विभाग के अंदर का है, और वो जब तक उस पर मोहर नहीं लगाएंगे तो उसकी वैधता कहीं से भी टिकेगी नहीं। वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड को लेकर आवाज नहीं उठाने पर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
जाहिर है जातीय जनगणना को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कर चुकी है कि पिछड़े वर्गों की जाति की गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। वहीं सरना कोर्ट पर सरकार के रुख से भी आदिवासी समाज में नाराजगी है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में खास तौर पर मिथिलांचल में संतान की सलामती के लिए मनाया जाने वाला ज्योतिया पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। चढ़ जितिया पाबनी लैना, जितिया पाबनी लैना, आसीन चढ़ जितिया पाबनी लैना। मिथिलांचल में कोई भी त्योहार गीत नाद के बगैर संपन्न नहीं होता। जितिया पर्व में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पाबनी करबैना हे बरतिया करबैना। कहा जाता है कि महिलाएं संतान की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत करने वाली महिलाएं अष्टमी चढ़ने से पहले जितवाहन बाबा को चूड़ा दही का भोग लगाती हैं। उसके बाद निर्जला उपवास रखती हैं। फिर अगले दिन पाखर पेड़ के नीचे विधि विधान से पूजा कर अपना व्रत तोड़ती हैं। गाना हम करबै हे पाबनी एलैना। ये बच्चे के लिए रखा जाता है। पुत्र के ऐसे पुत्रदाय लोग बोलते हैं, लेकिन पुत्रा पुत्री ये तो बेटा और बेटी तो दोनों समान ही है। जो माँ रखते हैं तो इसके ये नहीं कि वो बेटा के लिए रखते हैं। बोला जाता है बेटा के लिए है, लेकिन बेटी भी तो वही है, संतान ही है। तो जितिया व्रत संतान के लिए है। जितिया पर्व के एक दिन पहले माछ यानी मछली और मरुआ, जिसे रागी कहते हैं, उसकी रोटी खाने की परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि मछली को मिथिलांचल में काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मछली का दर्शन होने पर अच्छा फल मिलता है। वही मरुआ जितवाहन बाबा को काफी पसंद है, इसलिए व्रत से पहले मरुआ और माछ खाने की परंपरा है। माछ जो है मिथिलांचल का सबसे बहुत बड़ा प्रसिद्ध चीज है। माछ के मतलब हम लोग माछ का शुभ मानते हैं। कोई भी काम करते हैं तो माछ का मतलब नाम लेकर के, माछ का यात्रा का भी समय हम लोग देखते हैं तो शुभ मानते हैं। तो ये जो त्योहार है मनाते हैं हम लोग, तो माछ मरुआ का ही विध होता है। इसमें इसका एक विशेष मतलब प्रथा ही है जो हम लोग माछ मरुआ खाते हैं, क्योंकि मिथिलांचल की प्रसिद्ध चीज है माछ मरुआ खाना। कोई भी पर्व त्योहार हो, मिथिलांचल में गीत नाद के बगैर पूरा नहीं माना जाता। जितिया पाबनी एलैना। जितिया पावन पर्व पर भी यहाँ की महिलाएं समूह बनाकर जितवाहन बाबा के लिए गाना गाती हैं और अपने परिवार की सलामती के लिए आशीर्वाद की कामना करती हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। नवेद चढ़े हम नवेद चढ़े। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा शर्मा की शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें तभी हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनके परिवार की पीढ़ियों से कमाने का एकमात्र साधन था। 2003 में उषा की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया, जब वो समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से मिली। उन्हें उषा सहित सैकड़ों महिलाओं की मदद करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को आजीविका के दूसरे विकल्प सिखाकर उनके जीवन को बदलने में उनकी मदद की। इसमें कढ़ाई और मसाला बनाने जैसे काम शामिल थे। उषा के जीवन में बदलाव की इस कहानी को देश भर में मान्यता तब मिली जब उषा को स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का मौका मिला। इनके उत्थान में उनकी अहम भूमिका के लिए 2020 में उषा को प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमको बचानी है ये जिंदगानी। छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मेला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ। तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला मेला ढोने का।
तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मेला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी, तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, क्योंकि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था जब हम मेला ढोने का काम करते थे। तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, स्कूलों में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्होंने घर में शौचालय साफ करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं ये सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीज़ों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।